हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना यूनिट 3 शुरू करने वाले हैं जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन द प्रॉपर्टीज़। ठीक है, तो बेटा ये चैप्टर जो है सबसे स्टार्टिंग इसकी होती है कि एलिमेंट्स को अरेंज करने के लिए कैसी जर्नी रही। ठीक है, आज हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं, तो क्यों वो पीरियोडिक टेबल बना है, हमें क्यों एलिमेंट्स को अरेंज करने की ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, इसके लिए आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ बेटा। देखो, जब भी चीज़ें वेल अरेंज्ड होती हैं तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप एक मॉल में जाते हैं बेटा, ग्रॉसरी की शॉपिंग करने ही जा रहे हैं, तो आपने मॉल में देखा है कि हर चीज़ जो है अलग अलग सेक्शंस में रखी जाती है। ठीक है, जैसे आप इसकी आपको देखना, कपड़े एक साइड रखे होंगे, ठीक है ना, ओके। किड्स सेक्शन एक साइड होता है, ठीक है ना, वुमेन सेक्शन एक साइड होता है। अगर ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं तो पल्सेस एक साइड होंगी, फ्रूट एक साइड होगा आपका, आपकी जो बिस्किट्स वगैरह हैं, ठीक है, कन्फेक्शनरी का सामान एक साइड होगा। तो आपको बहुत इजी हो जाता है, आपको वहाँ पे किसी सेल्समैन की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो आके आपको सामान निकाल के देगा। ठीक है, आप आराम से जाके खुद उन चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं। और इसी के कंपैरिजन में अगर आप एक सिंपल स्टोर में जाते हैं बेटा, तो वहाँ पे सब कुछ मिक्स रखा होगा, सब कुछ साथ में रखा होगा, तो वहाँ पे बिना सेल्समैन के आप चीज़ें नहीं ढूंढ पाओगे, तो बहुत इनकन्वीनियंट होगा आपके लिए। ठीक है, तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए चीज़ों को बेटा क्लासीफाई करते हैं या उनको अरेंज करते हैं। तो ठीक है, जब पुराने समय में बेटा एलिमेंट्स डिस्कवर लगे होने, धीरे धीरे बहुत सारे एलिमेंट्स हमारे पास आ गए, तो सबके इंडिविजुअल प्रॉपर्टी स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। ठीक है ना, अलग अलग से आइडेंटिफाई करना, उन अलग अलग से सबकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना। बल्कि ये साइंटिस्ट ने भी ये नोटिस किया कि बहुत सारे एलिमेंट्स ये हैं जिनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ सिमिलर है। ठीक है, तो क्यों ना हम इनको अरेंज करें, लेकिन अरेंज करने के लिए कुछ बेसिस तो होना चाहिए, किस तरह से उनको अरेंज करें। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको यही चीज़ें बताई हुई हैं कि कैसे स्टेप बाय स्टेप अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अपने तरीक़ों से एलिमेंट्स को क्या किया बेटा, क्लासिफाई किया। ठीक है, तो उसमें जो सबसे पहले हमारे पास थे वो कौन थे, हमारे थे एक जर्मन केमिस्ट थे बेटा जिनका नाम था जॉन डॉबिनियर। वैसे इससे पहले लेवोजियर भी थे, ठीक है ना, इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, है ना। लेवोजियर थे, उन्होंने एलिमेंट्स को मेटल नॉन मेटल्स में क्या किया था, अरेंज किया था बेटा, लेकिन वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि जब मेटलॉइड्स की खोज हो गई तो फिर वो ठीक नहीं बैठा, क्योंकि मेटलॉइड्स क्या है, थोड़े बहुत मेटल्स की तरह हैं, थोड़े बहुत नॉन मेटल्स की तरह जैसे हैं, फिर उनको कहाँ का अरेंज करें। ठीक, और वैसे भी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ थी जो डिफ़र करती थी। तो एनसीईआरटी में आपके में सबसे पहले जो दिए हुए हैं वो कौन दिए हुए हैं, जॉन डॉबिनियर। जॉन डॉबिनियर ने बेटा एलिमेंट्स को ट्राइयाड की फॉर्म में अरेंज किया। नाउ व्हाट इज़ ट्राइयाड? ट्राइयाड मीन्स इन द ग्रुप ऑफ थ्री का ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स। ठीक है, तो जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटाशियम, तो उसने 3 के ग्रुप बनाए बेटा, और उनमें एलिमेंट्स को रखा और कहा कि अगर हम एटॉमिक वेट लेते हैं, ठीक है, सबके हमने क्या लिए, एटॉमिक वेट लिए, तो किन्हीं 2 एलिमेंट्स का जो एटॉमिक वेट का हाफ होगा वो एग्जैक्टली सिमिलर होगा मिडिल एलिमेंट के एटॉमिक वेट के बराबर। ठीक है, काफ़ी बड़ा लग रहा है, इसको एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। देखो, लिथियम, सोडियम और क्या बोला, पोटाशियम बोला ना। ठीक है, तो देखो लिथियम का एटॉमिक वेट कितना है बेटा, 7। पोटाशियम का एटॉमिक वेट कितना है, 39। दोनों का सम कितना हुआ, 46। अगर एवरेज ली जाए दोनों के एटॉमिक वेट्स की, ठीक है ना, मतलब हाफ कर दिया जाए, तो किसका एटॉमिक वेट बन जाएगा, मिडल एलिमेंट का। ठीक है, तो जो एटॉमिक एवरेज ऑफ एटॉमिक वेट्स ऑफ द 2 एलिमेंट्स एग्जैक्टली सिमिलर टू द एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट। समझ आ गया ना आपको, कि इसका और इसका एटॉमिक वेट का सम करें और उनकी एवरेज निकालें, तो किसका एटॉमिक वेट बन जाएगा बेटा, मिडल एलिमेंट का एटॉमिक वेट। इसी तरह से कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और
आयोडीन। इस तरह के ट्राइयाड जो है वो बड़े सक्सेसफुल हुए, लेकिन उनकी जो ड्रॉबैक था बेटा, क्या ड्रॉबैक था? उनका ड्रॉबैक था कि सारे एलिमेंट्स पे ये ट्राइयाड जो थे सक्सेसफुल नहीं हो पाए, सब एलिमेंट्स के ट्राइयाड्स नहीं बना पाए बेटा डॉबिनियर्स, और उनका जो था लॉ ऑफ ट्राइयाड्स हो गया फेल। ठीक है, लग गया पता? नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट आए वो थे जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड। जॉन अलेक्जेंडर न्यूलैंड बेटा म्यूज़िक के बहुत शौकीन थे, और उन्होंने बोला कि जैसे म्यूज़िक के नोट्स होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा, बोला जिस तरह से 8वां सुर जो है पहले सुर के बराबर होता है, ठीक है ना। देखो सारे गामा में बेटा 1 2 3 4 5 6 7 8th जो नोट है दैट इज एग्जैक्टली फिर से कौन आ रहा है? सा ही आ रहा है ना, सा ही आ रहा है ना। वैसे उसने बोला कि अगर हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक वेट्स, ठीक है ना, अगर हम एटॉमिक वेट्स के हिसाब से एटम्स को अरेंज करेंगे तो बेटा तो एवरी 8th एलिमेंट हैज़ सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज विद द फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, कि हर 8वां एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी? फर्स्ट एलिमेंट के। जैसे देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, सोडियम की प्रॉपर्टीज किसके बराबर हो गई? लिथियम के बराबर। अब ये नहीं है कि फर्स्ट और 8th की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी, मतलब आप कहीं से भी गिनना शुरू कर दो। अगर बेरियम से आपने 1 काउंट कर लिया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैग्नीशियम, तो मतलब बेरियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी। बोरोन से गिनना शुरू कर दिया तो वो एल्यूमिनियम आएगा 8th एलिमेंट। मतलब जहाँ से आपने फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया है दैट हैज़ एग्जैक्टली सिमिलर प्रॉपर्टीज विद द 8th एलिमेंट। समझ आ गया? ये न्यूलैंड का था बेटा लॉ, और जो फेमस था उनका लॉ वो था लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव्स, ऑक्टा वर्ड मतलब ऑक्टा मीन्स 8 होता है ना, मतलब तो फर्स्ट एलिमेंट हैज सिमिलर प्रॉपर्टी विद द 8th एलिमेंट। ठीक है ना, समझ आ गया बेटा? यहाँ पे देखो ही अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स एंड नोटेड दैट एवरी 8th एलिमेंट हैज प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट बेटा। ठीक है, ठीक। उसके बाद जो बेटा ये भी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि बेटा ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अपने लॉ, मतलब जो 8th वाला इनका फंडा था वो क्या हुआ? सक्सेसफुल हो पाया। ठीक है, सिर्फ कैल्शियम तक ही बेटा ऑक्टेव्स अरेंज हुए, उसके बाद 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हुई फर्स्ट के साथ। और इसका कारण ये था बेटा क्योंकि जैसे देखो अभी यहाँ पे देखो बेटा बीच में हीलियम है ही नहीं, देखो ना फ्लोरीन के बाद डायरेक्ट कौन आ रहा है? 9, फ्लोरीन इज 9, एटॉमिक नंबर 9, उसके बाद 11। व्हाट अबाउट 10? 10 क्या है? 10 आपका नियॉन है। और वो क्यों नहीं है? क्योंकि नोबल गैसेस की डिस्कवरी बेटा बहुत बाद में हुई है, तब नोबल गैसेस के बारे में पता ही नहीं था, इसीलिए उन्होंने ये अरेंज किया। तो जब इट मीन्स अगर बीच में नोबल गैस आ जाएगी, जैसे यहाँ पे नियॉन आ गया बेटा, तो फिर कैलकुलेशन गड़बड़ा जाएगी, फिर तो 8th एलिमेंट सिमिलर नहीं रहा फर्स्ट के। ठीक है, तो इस तरह से सिर्फ कैल्शियम, उस टाइम सिर्फ कैल्शियम तक ही अरेंज कर पाए बेटा। ठीक है, और सेकेंड थिंग जब ये नोबल गैसेस डिस्कवर हुई उसके बाद तो ये एप्लीकेबल ही नहीं रहा। एंड थर्ड थिंग कि ये एप्लीकेबल नहीं था हैवी एलिमेंट्स के लिए। ठीक है ना, देखो कैल्शियम तक लाइटर एलिमेंट्स ही होते हैं, तो सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स तक एप्लीकेबल था। उसके बाद अगर हैवी एलिमेंट्स की बात करें तो वो 8 का उनकी जो पैटर्न था वो ठीक नहीं बैठ रहा था। ठीक है, तो इसलिए लॉ ऑफ ऑक्टेव भी क्या हो गया बेटा? फेल हो गया। ठीक है, उसके बाद जो हमारे साइंटिस्ट आए वो थे मेंडलीफ, जिनका एक्चुअली क्या था कि जो लोथर मेयर थे, एक साइंटिस्ट, कौन थे? लोथर मेयर। लोथर मेयर आपने 10th में नहीं पढ़ा होगा बेटा। लोथर मेयर भी एक साइंटिस्ट थे, वो भी इंडिविजुअली एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने में लगे हुए थे, साथ में ही मेंडलीव्स भी अपनी अलग अलग कर रहे थे दोनों ही। ठीक है, लेकिन मेंडलीव्स की जो थ्योरी, मतलब जो उनका टेबल था वो पहले पब्लिश हो गया, इसलिए हम मेंडलीव का पढ़ते हैं, लोथर मेयर का हम नहीं पढ़ते हैं। और वैसे भी लोथर मेयर का थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था स्टडी करने के लिए।
ठीक है। तो पहले आपको हल्का सा लोथर मेयर के बारे में बता देती हूँ बेटा। लोथर मेयर ने एक्चुअली बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी, उन्होंने टेबुलर फॉर्म में नहीं दी थी क्लासिफिकेशन पीरियोडिक टेबल की, उन्होंने क्या दिया था, ग्राफिकल दिया था। उन्होंने इस तरह से एटॉमिक वेट लिए थे और यहाँ पे उन्होंने एटॉमिक वॉल्यूम लिया था, ठीक है ना। और वॉल्यूम, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट और मेल्टिंग पॉइंट अलग अलग, वैसे उन्होंने सिर्फ एटॉमिक वॉल्यूम के साथ नहीं, एटॉमिक वेट्स को अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के साथ रखा था उन्होंने। एटॉमिक वेट्स को बॉइलिंग पॉइंट के साथ भी लिया था उन्होंने, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट्स के साथ भी उन्होंने ग्राफ बनाए थे, ठीक है। तो एटॉमिक वेट्स को एटॉमिक वॉल्यूम के साथ उन्होंने ग्राफ बनाए बेटा, और वो ग्राफ इस तरह से बना, थोड़ा सा ऐसे बता देती हूँ आपको, ठीक है। और उन्होंने बोला कि ग्राफ मतलब यहाँ पे जैसे आपके कौन आए, यहाँ पे उसके उनके क्या आया, यहाँ पे उनका सोडियम आया, फिर कौन आया, यहाँ पे पोटाशियम आ गया, ठीक है, फिर रुबीडियम आ गया, ठीक है, और यहाँ पे उनका मैग्नीशियम आ गया, यहाँ पे मेरे कुछ और पेन से करती हूँ, 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पे उनका बेटा मैग्नीशियम था, यहाँ पे उनका कैल्शियम आया, यहाँ पे उनका स्ट्रोंशियम आया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे फ्लोरीन आया, ठीक है, क्लोरीन आया, ब्रोमीन आया, ठीक है। तो इससे क्या पता चला बेटा, इससे यह आइडिया लगा कि जो सिमिलर पोजीशन है, ठीक है ना, ग्राफ पे एलिमेंट्स जो जैसे पीक वाले जो एलिमेंट्स थे उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी बेटा। जो डाउनवर्ड देखो, जो ग्राफ के डाउनवर्ड में थे वो कौन है, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी, क्योंकि अभी जैसे देखो पीक पे कौन है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, तो अभी हम जानते हैं ना सारे के सारे अल्कली मेटल्स हैं, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑब्वियसली सेम होंगी। और जो अपवर्ड ग्राफ पे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, उनकी प्रॉपर्टीज सेम थी, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स को ग्राफिकल अरेंजमेंट किया। उन्होंने बोला कि ग्राफ पे जो पोजीशन होगी जिस एलिमेंट की, सिमिलर ग्राफिकल पोजीशन वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सिमिलर होंगी। समझ आया कि जो ग्राफ के ऊपर जिनकी पोजीशन सिमिलर होंगी बेटा, उनकी प्रॉपर्टीज भी सिमिलर होंगी। जैसे ग्राफ पे पीक पे सबकी प्रॉपर्टी सेम होंगी, जो डाउनवर्ड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में है, जो डाउनवर्ड में है उनकी सारी एक, जो अपवर्ड ग्राफ में लाई कर रहे हैं वो सारे एक जैसे होंगे, ठीक है ना। इस तरह से तो उनका सही था, बहुत अच्छा था उनका, ये सारा बिल्कुल ठीक था उनकी प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से। बट प्रॉब्लम ये थी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को स्टडी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था, क्योंकि इतनी छोटी छोटी जगह पे ही बहुत सारे एलिमेंट्स हो रहे थे। फिर हर एलिमेंट को इतनी छोटी जगह में आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। उनका ग्राफ जैसे था सही था, पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था स्टडी करने के लिए, इसीलिए उनका ज़्यादा कंसीडर नहीं करा गया, ठीक है। सबसे ज़्यादा फेमस जो टेबुलर रिप्रेजेंटेशन थी, ठीक है ना, मतलब पीरियोडिक टेबल के लिए एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के लिए, वो थे दिमित्री मेंडलीव। कौन थे, दिमित्री मेंडलीव थे, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, क्योंकि एक तरह से बोलते हैं कि एक तरह का माइलस्टोन है ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए, ठीक है। तो दिमित्री मेंडलीव के बारे में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे कैसे पीरियोडिक टेबल दिया था। ओके, सो आज के लिए थैंक यू।